आप सभी मित्रगण को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से आया हूं और वर्तमान में पूरे भारत की यात्रा के लिए निकला हूं और इसी क्रम में आज लगभग मेरा 20वां दिन है। इस बैकुंठपुर ब्लॉक में लगभग पिछले एक सप्ताह से गांव में जा जाकर लोगों को धम्म और ध्यान की शिक्षा दे रहा हूं और इसी बीच मुझे सर से संपर्क हुआ और मैंने अपनी इच्छा प्रकट की वहाँ पे कि मुझे युवाओं के बीच में, आप जैसे बच्चों के बीच में जा कर के इसे जो बीजारोपण होता है, इसे बच्चों के बीच में देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे और ज़रूरी है भी, क्योंकि जो ये एज है, उम्र है आपकी, इस उम्र में सही चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सर का मांग था कि कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाए धर्म के बारे में। तो धम्म और धर्म, धर्म कहते किसे है? धर्म जीवन जीने की एक कला है। धर्म जीवन जीने की एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। हमको जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या हो, उसके लिए अलग अलग समय में अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने अपनी एक अलग अलग व्याख्या की और उस व्याख्या का जो आधार था, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक और शैक्षणिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने देशनाव को, अपने ज्ञान को और वो जो प्रकृति के नियम थे जो आपके लिए लागू हो सकते हैं, उसे लागू किया। इसीलिए आप सभी को ये धर्म अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। क्योंकि अगर जो धर्म सऊदी अरब में हुआ हो, जन्मा हो, वो अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार, अब उसके रहन सहन और खान पान में अंतर दिख सकता है। जो भारत में जो धर्म जन्मे हैं वो अधिकतर जैसे जैन, हिंदू जो परंपराएं और बौद्ध परंपरा जो भारत में जन्मी है, अगर उसको देखने जाएंगे तो वो अहिंसा पे आधारित है, शाकाहार पे आधारित है। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में ये चीजें उठती है कि अगर धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, तो फिर हम ऐसे धर्म को धर्म कैसे माने जहाँ पे हिंसा होता हो। उसका भी जिक्र है। मैंने क्या कहा, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जहाँ पे पेड़ पौधे ही ना हो, जहाँ साग सब्जियां ही ना हो, वहाँ पे आप शाकाहार कैसे कर सकते हो? तो उस स्थिति, उस मजबूर स्थिति में इंसान मांसाहार का भी सहारा लेता है। तो हमें डिफरेंट दिखने लग जाते हैं पहनावे के वजह से, क्योंकि हर एक जगह की पहनावे कुछ अलग कारणों की वजह से थे। अब अरब जैसे देशों में, वहाँ पे रेगिस्तान में गर्म लू हवाएं चलती, धूल मिट्टी की हवाएं चलती, तो इसीलिए पूरे शरीर को ढका जाता है, जिसे भारत में बुर्का कहा जाता है। तो ये परंपरा वहां से आई और भारत में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग संस्कृति रही है, जिसमें से बुद्ध की अपनी एक फिलॉसफी थी और वो फिलॉसफी पूरी की पूरी साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर आधारित। और मैंने भी इस बुद्ध के धर्म को इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानने वाला जो धर्म है, वैज्ञानिक पद्धति को, वो चीजें मुझे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मैं सवाल बहुत करता और जो विद्यार्थी सवाल नहीं करते वो कभी सीख भी नहीं सकते हैं। सवाल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक विद्यार्थी के लिए, और उतना ही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए उसका जवाब देना। और बच्चे हो सकते हैं आप सभी के सामने कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सब्जेक्ट भी आपसे सवाल कर सकते हैं, चूंकि उनके सामने ऐसी स्थिति है कि वो घर में माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ चीजें उनके दिमाग में जब सवाल उत्पन्न होता है, क्योंकि
विज्ञान मानता है कि 5 साल तक एक बच्चे का 70% माइंड का विकास हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे सवाल करेंगे, और हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी करे और आउट ऑफ सब्जेक्ट भी करे जो आप पढ़ाते हो, लेकिन उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का भी काम शिक्षकों का है। कि हाँ, वो पीरियड में, जिस पीरियड में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसमें आप पढ़ाए, लेकिन उस बच्चे की जिज्ञासा भी शिक्षकों को शांत करने का कार्यभार उनका है, क्योंकि सामाजिक दायित्व वो भी है। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी कहीं दूसरे से लेने के चक्कर में भटक रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को मानना नहीं, जानना है। मानना नहीं, जानना है। जब तक कोई चीजें अनुभव पे ना उतरे, उसे स्वीकार नहीं करनी है कि कोई चीजें सही है या नहीं है। और इसी टेम्परामेंट के वजह से भारत से बुद्ध का धर्म समाप्त हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध का कहना था कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। और लोग क्या कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण दूसरे कोई है। मेरे दुखों का कारण मेरे पिताजी है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे पड़ोसी है, मेरे दोस्त है, मेरे साथी है, संगी है। हम सारी चीजें दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा। जब आपके उम्र का मैं भी था, तो बदमाशी जब करते थे तो मम्मी स्वीकार नहीं करती थी कि बदमाशी मैं करता हूँ। उनका कहना था कि मेरा बच्चा अच्छा है, मोहल्ले के लड़कों ने उसे, दूसरे लोगों ने ही बिगाड़ा है। और मेरे मोहल्ले में 10 घर थे, 10 घर के माँ बाप यही कहते कि मेरे बच्चे सही है, मोहल्ले के बच्चे ने बिगाड़ दिया है। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो मोहल्ला का बच्चा है कौन, वो फलाना व्यक्ति है कौन जिसने बच्चों को बिगाड़ा था। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। और एक खास बात आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा, आपके गार्जियन के सामने तो बोल देता हूँ, लेकिन आपकी भी एक कमियां है। क्योंकि महिलाओं की, माता और पिता की एक कमियां हैं कि पिता स्वयं नशे की चीजें जब करता है और फिर अपने बच्चों को कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, तो बच्चे स्वीकार करने वाले नहीं है। क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा ही गार्जियन अगर शराब पी रहा है, सिगरेट और बीड़ी पी रहा है, तो वो अपने पिता की बातें मानना बंद कर देते हैं और वो उनके रास्ते पे चलने लगते हैं। ये मैंने आपके गार्जियन को बताया कि ये कार्य आप ना करें। दूसरी, महिलाएं आज के समय में गाँव में मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं बहुत लंबे समय से, अभी तो यात्रा पे अभी निकला, लेकिन पिछले 6 सालों से पूरे भारत के लगभग 10 राज्य और 100 से ज्यादा जिलाओं में 1 लाख से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो इस क्रम में मैंने देखा महिलाओं को कि महिलाएं बहुत उनके मुंह पे गालियां रहती हैं और बच्चे उनसे गालियां सीख लेते हैं, और बाद में जब बड़े होकर के वो अपने ही माँ बाप को गालियां देते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा गाली कहाँ से सीख लिया है। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो अपने जबान पे और अपने रहन सहन पे संयम रखे। लेकिन ये बातें मैंने किससे कही? आप सभी के माता पिता से, गार्जियन से। लेकिन अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है? हर समय गलत चीजों को पकड़ना? ठीक है, मैंने उनको सुना दिया, उनकी गलती जो थी मैंने उनको बता दिया। और अब आपकी गलती बताऊं तो बड़ा जल्दी से सिगरेट पीना सीख जाते हैं देख करके, बहुत जल्दी गालियां देना सीख जाते हैं, यूट्यूब पे गाने और नाच देख करके तुरंत सीख जाते हैं। लेकिन अगर उस पर पढ़ाई होता है तो वो क्यों नहीं सीख पाते हैं? अगर क्वेश्चन आंसर याद करना हो तो वो क्यों नहीं सीख पाते हैं? अच्छी चीजें नहीं सीखनी है, बुरी चीजें सीख लेनी है। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना? क्या करना है? हंस का कहानी आपने सुना होगा कि वो दूध में से पानी अलग कर देता है। मधुमक्खी और मक्खी का जो गुण है, स्वभाव है, क्या है? मक्खी जो है पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़ करके घाव पे बैठती है, और जो मधुमक्खी है
वो पूरे गंदगी को छोड़ करके फूलों के ऊपर जाकर के बैठती है। अब आप बताएं आपको बनना क्या है, मधुमक्खी या मक्खी? जोर से। मधुमक्खी बनना है। और आप लोग को नहीं बनना है क्या? तो जोर से बोलिए, मधुमक्खी बनना है ना? तो अपने जीवन में उन चीजों को जो सिर्फ अच्छी है उतना ही कैच करना है और बुरी चीजों को छोड़ते चले जाना है। नहीं तो आप बहाना कर लेंगे कि हमने ये गलत चीजें देखी तो हमने वहां से सीख लिया। क्योंकि हर चीजें अनुभव से ही नहीं होती है। 3 तरह की प्रज्ञा की बातें बुद्ध कहते हैं। वो है कि सुनी हुई प्रज्ञा, जो हम कुछ चीजें सुन करके सीखते हैं। अब हर कोई व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि अनुभव के आधार पर ही हर चीज सीखना, तो कोई कोबरा सांप से कटवा के तो नहीं चेक करता है कि उसके अंदर जहर है या नहीं है। कटवाते हैं क्या? लेकिन फिर भी सांप देख के डर जाते हैं। क्यों? हाँ, सुना है कोबरे सांप में जहर होता है, उससे काटने से हम मर सकते हैं, इसीलिए हम सुने हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने किताबों में पढ़ रखी है और किताबों से हमने सीखी है, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें स्वयं झेलने पड़ते हैं, स्वयं अनुभव करने पड़ते हैं। इन 3 तरह के ज्ञान को मिलकर के बनती है प्रज्ञा। और पहला सील, और वो सील का मतलब क्या है? एक अनुशासन, कि आपकी दिनचर्या कैसी हो। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है। गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं ना? उसमें क्या है प्रतीक? बुरा ना बोले, बुरा ना सुने और बुरा ना देखे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आहार है, जैसा आहार है वैसा ही हमारा विचार बनता है, और वो विचार हमारे व्यवहार को और हमारे आचरण को निर्मित करता है। तो आहार सिर्फ भोजन को नहीं कहते हैं। जो हम बाहर से ले रहे हैं उन सभी चीजों को आहार कहते हैं, जो मुंह के द्वारा ले रहे हैं, जो कान के द्वारा ले रहे हैं, और जो आंखों के द्वारा ले रहे हैं। तो बुरा बोलने से भी बचना है, बुरा देखने से भी बचना है, और बुरा सुनने से भी बचना है। और जितना हो सके शिक्षा पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। बड़ी मुश्किल से ये चीजें मिलती हैं, और बुद्ध का धर्म अगर समझना है, और या कोई भी धर्म समझना है, तो उसके लिए आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब वैज्ञानिक सोच पद्धति को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है। खोज करना है कुछ चीजें। ये धरती जो बिहार है सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करती है, पता है ना? नहीं पता है? किनको किनको पता है? ये सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करती है यहाँ से। और सबसे बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो महावीर हो, बुद्ध हो, इसी धरती से पैदा हुए हैं। तो आपको भी अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना होगा, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से चलने के लिए आपको मानव की पद्धति पे नहीं, जानों की पद्धति, एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर ध्यान देना होगा, और अपने जीवन में कुछ चीजें लागू करनी होगी, अनुशासन को। अभी मैं कुछ ध्यान बताने जा रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। और रही बात कुछ चीजें ज्ञान की, सर ने बोला अष्टांगिक मार्ग, त्रिशरण, त्रिरत्न, इन चीजों के ऊपर भी जानकारी के लिए तो शॉर्ट में मैं माफी चाहूंगा सर कि शॉर्ट में चीजें काफी छूटती हैं। तो ये चीजें आप मेरे चैनल पे जाकर के पूरे विस्तार पूर्वक एक एक विषय पे, मैंने 8 मार्ग है तो उस 8 मार्गों पे अलग अलग वीडियो बनाया है। सील समाधि प्रज्ञा पे अलग अलग वीडियो बनाया है, 3 त्रिशरण पे अलग अलग वीडियोस बनाया है। और सिर्फ बुद्ध के धर्म पे नहीं, हिंदू धर्म, ईसाई, जैन, कबीरपंथी, रविदास पंथ और इस्लाम, इन सारे धर्मों के ऊपर मेरे वीडियोस है जो धर्म को समझाने के लिए मैंने बना रखा है। तो उस YouTube चैनल पे भी जाकर के आप
उस वीडियोस को देख सकते हैं। प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें सीखने के मिलेगी वहां से। वहां पे आपको मूर्तिकला के बारे में सीखने मिलेगा कि मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ, क्योंकि अभी वर्तमान में मूर्तिकला के बारे में कोई जानता नहीं कि मूर्तिकला का विकास कैसे होता है। तो बहुत सारी चीजें जानकारी है वहां पे। आधा घंटा समय दे करके प्रतिदिन वहां से कुछ चीजें सीख सकते हैं। अब मैं जिस ध्यान को बताने जा रहा हूं, उस ध्यान से पहले आपके लिए, चूंकि मैं विद्यार्थियों के बीच में आया हूं, तो एक ऐसे योग, ऐसे एक्सरसाइज के बारे में, वो एक्सरसाइज फिजिकल नहीं है, मेंटल है। तो वो एक्सरसाइज बता करके उसके बाद मैं ध्यान करवाऊंगा और फिर आज की सभा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ये जो एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, आपके पढ़ाई के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो इन एक चीज को, सिर्फ एक ही स्टेप को मैं बताऊंगा, उस स्टेप को प्रतिदिन आपको 2 से 3 बार करना है। सबको तो मैं नजर आ रहा हूं ना, और चाहेंगे कि टीचर लोग भी इसको एक बार प्रैक्टिस करके रख ले, क्योंकि ये बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सरसाइज को करवाया जाता है। तो आप भी अगर इन चीजों को अपने घर पे भी और बच्चों को भी सिखा सकते हैं इन चीजों को। ये ऐसे करें अपने हाथ को, ये गोल ऐसे पंजे की तरह, ठीक है, पंजे की तरह ऐसे करना है। ये जैसे बाघ का पंजा होता है ना, ये ऐसे टच करना है। और एक एक उंगली को, एक एक उंगली को ये है, ये राउंड करना है ऐसे 20 टाइम्स। करे फॉरवर्ड, 20 टाइम्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ करे, ये फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ, 20 टाइम्स करे आगे। अभी शुरुआत में हो रहा है, अभी मिडिल में जाते जाते तब दिक्कत आएंगी। और फिर उसे बैकवर्ड करना है, मतलब उल्टा, फिर इसे उल्टा ऐसे घुमाए। स्टॉप। अब फिंगर चेंज, ये 10 टाइम्स फॉरवर्ड, 10 टाइम्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ। स्टॉप। तीसरा मिडिल फिंगर, फॉरवर्ड मूव। ये इसको ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे ही गोल रहे, ऐसे नहीं हो जाए, ये गोल ही रहे ऐसे। और इसको ऐसे फॉरवर्ड 10 टाइम्स कीजिए, 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 10 टाइम्स बैकवर्ड, बैकवर्ड, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। इधर देखे, सारा ध्यान इधर देखे और करे उसको। रिंग फिंगर, फॉरवर्ड मूव, कीजिए, कीजिए, कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, इससे प्रैक्टिस करना है। फिर इसे बैकवर्ड, नहीं हो रहा ना, तो यही तो तकलीफ है, ये खुला नहीं है। ये जितना, जैसा ये फास्ट तभी होगा, ये खुलते जाएगा और ये फास्ट होते जाएगा, ये खुलते जाएगा, ये फास्ट होते जाएगा। फिर भी कीजिए, और ये लास्ट। चलिए इसको मूव, मूव, फॉरवर्ड मूव कीजिए, फिर इसे बैकवर्ड मूव कीजिए। अब इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी इसकी स्थिति कहाँ है। ये जितना तेज मूव करेगा उतना ही पता चलेगा कि आपकी माइंड तेज होते जा रहा है। इसे प्रतिदिन लगभग एक एक फिंगर को 50 बार आगे और 50 बार पीछे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड 50-50 टाइम्स करना है एक एक फिंगर को। तो ये पांचों फिंगर कंप्लीट हो जाएगी। प्रतिदिन करना है। देखिएगा यहाँ दर्द भी होना शुरू हो जाएगा अगर करेंगे तो।
कैसा लगा सर? हो रहा है। इसको प्रतिदिन नियमित तौर पे करना है, मजाक नहीं है। लग रहा है लेकिन होता नहीं है। इसको जब करने लगेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होने देना है। ये इसी टाइप से रह करके ही सारा मूवमेंट होना चाहिए। इन चीजों को, ये ट्रिक्स है माइंड को तेज करने के लिए, और खास करके मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका कॉस्ट है, इसके कोर्स होते हैं और बड़ा पैसा लगता है। मैंने खुद उस कोर्स को खरीद के 7,000 रुपया में सीखा है। अब आपको लग तो रहा है कि नॉर्मल क्या बता दे रहे हैं फिंगर से। 7,000 लगा था इस कोर्स को सीखने में मुझे। लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज के बच्चे जो इस तबके से आते हैं उनको ये चीजें मैं बता सकूं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नहीं तो ये चीजें बड़ा कॉस्टली है, सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो बच्चे वहीं के वहीं टॉप में रहे, आप नीचे के नीचे ही रहो। तो सिर्फ मैंने एक स्टेप दिखाया है, और भी स्टेप है। जैसे ये 2 उंगली, ये 2 उंगली और इसका 2 उंगली, और चेंज कर देना है। तो ऐसे 5-6 एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने अभी एक ही बताया क्योंकि आपको याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही स्टेप याद रखिए, वो ये वाला जो मैंने बताया है। 50 बार फॉरवर्ड और 50 बार बैकवर्ड करना है इसको मूव। अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपका माइंड देखिएगा धीरे धीरे बड़ा तेज होते चला जाएगा। बहुत पढ़ाई में भी फोकस होगा। और एक चीज है जो मैं मेडिटेशन करवाने जा रहा हूँ, उससे आपका मेमोरी पावर, अवेयरनेस पावर, जो कि एक जागृत व्यक्ति का होना चाहिए, होश, जिसे कहते हैं ध्यान से पढ़ाई करना। घर वाले बोलते हैं ना ध्यान से पढ़ो, कहते हैं ना, लेकिन पता ही नहीं है ध्यान से कैसे पढ़ा जाता है। तो वो ध्यान अभी मैं बताने जा रहा हूँ। उस ध्यान के अनुसार आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या में इसको, डिसिप्लिन को लागू करेंगे। और चाहूंगा कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, विद्यार्थी हो और टीचर हो, इस ध्यान को करेंगे। ये ध्यान किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, सबसे पहले इसकी जानकारी मैं दे दूं। ये ध्यान कुरान में भी, बाइबल में भी, त्रिपिटक में भी, गीता में भी, हर जगह इसका जिक्र है। क्योंकि मैंने लगभग सारे धर्म ग्रंथ पढ़ रखे हैं। क्योंकि मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में जाते थे पहाड़ पे जाके ध्यान करने के लिए। ईसा मसीह यरूशलेम के जंगलों में ध्यान करने जाते थे। गौतम बुद्ध और महावीर यहाँ बिहार के जंगलों में ध्यान किए। गुरु नानक ने ध्यान किया, और उस ध्यान का नाम है आनापानसती योग। ये प्राकृतिक ध्यान है, ये किसी के धर्म से रिलेटेड नहीं। और इस ध्यान में आप लोग 10 मिनट आप मुझे समय देंगे और इसके बाद ये समाप्त होगा। एक खास बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इधर। बाकी सब समय तो दूसरे जगह ध्यान रहता ही है। अभी 10 मिनट के लिए मेरे तरफ ध्यान दीजिए। श्वास किससे लिया जाता है मुझे पहले ये बताएं आप सभी। नाक से। और जाता कहां तक है? फेफड़े तक। सही में ना? आधी जानकारी है ये। श्वसन क्रिया फेफड़े तक नहीं होती है, पेट तक होती है। और किसी को भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो अपने अपने घरों में जाएंगे, और जो छोटे बच्चे होंगे उसका कपड़ा उठा के देखिएगा, वो पेट से श्वास ले रहा होगा। या जब बच्चा सो रहा होगा उस समय उसका पेट अप एंड डाउन होता है, पेट फूलता और पचकता है। और यहाँ तक सिर्फ बच्चे का ही नहीं, आप लोग भी जब सोते हो तो पेट से ही श्वास लेते हैं। वो भले ही इतना बिजी लाइफ और बिजी शेड्यूल हो गया है आपका कि श्वास भी आप जल्दबाजी में लेते हैं, फेफड़े तक आता है और वहीं से छोड़ देते हैं। लेते फेफड़े तक है और वहीं से छोड़ देते हैं। लेना पेट तक रहता है। और वो
हम भूल चुके हैं और हमारा जो केंद्र बिंदु है उस तक श्वसन जितनी मात्रा में जाना चाहिए नहीं जा पाता है। और हमारा शरीर का केंद्र कौन सा है? नाभि। हम जब पैदा होते हैं तो माँ से क्या जुड़ा रहता है? नाभि तो जुड़ा रहता है। तो हमारा केंद्र नाभि है और इस तक हम ऊर्जा नहीं पहुंचा रहे हैं जिस मात्रा में पहुंचनी चाहिए। तो इस ध्यान में ये बायां हाथ गोद में रखेंगे, उसके ऊपर से ये दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, कमर सबका सीधा और गहरा श्वास पेट से भरेंगे और फिर उसे नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। गहरा लेंगे और छोड़ेंगे धीरे और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। और जब श्वास लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ठंडा महसूस, ठंडी हवा अंदर जा रही होगी और छोड़ते समय गर्म आएगी। तो नाक के यहाँ पे छेद के पास उसे देखना है। कभी क्या होगा कि आपका जो मन है, जो आपका विचार है, वो कभी खेलने कूदने के लिए ले जाएगा, कभी किचन में, कभी ग्राउंड में, कभी स्कूल, कभी कोचिंग सेंटर, कभी बाजार में ले जा सकता है। तो उसको फिर से पकड़ करके कहाँ लाना है? श्वासों के ऊपर। और जब मैं आखिर में कहूंगा कि हाथ रगड़ने के लिए, तो ऐसे हाथ को रगड़ेंगे, जैसे ही गर्म हो जाएगा आंखों पे रख देंगे और फिर धीरे धीरे अपनी ही हथेलियों को देखते हुए इसे खोलेंगे। ये 10 मिनट के बाद का है। अब ये प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब सभी के सभी आंखें बंद कीजिए, सभी के सभी आंखें बंद कीजिए। और जब तक मैं ना कहूं 10 मिनट तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। सर मोबाइल के पेट से गहरा श्वास खींचे, टाइम, पेट से गहरा क्या, आप ध्यान कीजिए। पेट से गहरी श्वास खींचे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर रखे। सारा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। पेट से गहरा श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहना है, देखते रहना है। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी, बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर।
आती जाती श्वासों को देखते रहना है। आती जाती ठंडे और गर्म श्वासों को देखते रहना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। पेट से गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। कमर सीधा, पेट से गहरी सांस ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। आंखें नहीं खोलनी है। जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें नहीं खोलेगा। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। शरीर में बड़ा पीड़ा होगी लेकिन उसे बर्दाश्त कीजिए। यही अनुशासन सिखाएगा। अगर 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते तो फिर घंटे भर पढ़ाई कैसे करेंगे। श्वासों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को रगड़े। और अपनी आंखों पे रख दे।
और धीरे धीरे अपनी हथेली को देखते हुए आंखों को धीरे धीरे खोले। कैसा लग रहा? हाँ, बस ठीक, शांत लग रहा। आप सभी से शिक्षकगण, सर जी, शिक्षकगण से लोगों से पूछ रहे हैं, आप सभी को कैसा लगा? कैसा लगा आप सभी को? इसे करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए ना? पक्का? तो 10 मिनट देना है ना। सुबह सो करके जब उठेंगे तो फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा खेल कूद लेंगे, मतलब रनिंग कर ले या स्किपिंग कर ले, और उसके बाद इस ध्यान को 10-15 मिनट करना है सुबह। और रात को जब सोने के लिए जाएं बेड पे तो इस ध्यान को 10 मिनट करके सो जाना है। धीरे धीरे आपका मेमोरी पावर और आपका पढ़ने का जो मन नहीं करता है ना, वो धीरे धीरे करने लग जाएगा। फोकस और मेमोरी पावर ये दोनों धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। तो इस ध्यान को 2 टाइम करना है, करेंगे ना? आप लोग देखते हो ना ऊपर में सारे लोगों को जो बहुत सक्सेसफुल है, चाहे सक्सेसफुल क्रिकेटर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, फुटबॉलर हो, बिजनेसमैन हो, किसी को भी देखते हैं ना जो सक्सेसफुल है, वो सारे के सारे ध्यान करते हैं। और यहाँ तक कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है, वो भी प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 घंटा करते हैं। समझे? इसीलिए आपको भी इस ध्यान को अपने जीवन में शामिल करना है। कितने टाइम? 2 टाइम। कौन कौन से? शाम मैंने कहा सोने से पहले। और जो मैंने एक्सरसाइज बताया एक ही बताया, क्योंकि बाकी आपको याद नहीं रहेगा। तो इसको भी कभी भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा फायदा करे आपका मेंटल डेवलपमेंट के लिए। दिमाग के सारे हिस्से काम नहीं करते हैं। अभी तक इंसानी सभ्यता में 10 से 12% ही दिमाग का उपयोग हो पाया है, और वो भी करने वाले स्टीफन हॉकिंस और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक रहे हैं। 10 से 12%। वैसे वैज्ञानिक भी 10 से 12% ही उपयोग कर पाए हैं। तो आपने कितना किया होगा? आपका तो पूरा खाली होगा। तो आपको अगर इसको विकसित करना है तो प्रतिदिन ध्यान को सम्मिलित करें, और ये जो मैंने एक्सरसाइज बताया इसको अपने दिनचर्या में ढाले प्रतिदिन के लिए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और मैंने जो जो गाइड किया उसको आप लोगों ने किया, और इसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूं। और सर